हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 8.1 चौथे सवाल से। इसके पहले के जितने भी सवाल थे सबको हमने एकदम अच्छे से समझ लिया था। तो देखिए, चौथे सवाल में कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि पहले में कह रहा है ABCD एक वर्ग है, दूसरा कह रहा है विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ एक फिगर बना के दिया गया है, एक आयत चतुर्भुज हमको दिया है ABCD। क्या दे दिया है हमको? ABCD। ठीक है, तो यहाँ हम बना लेते हैं ABCD। ये हो गया A, ये हो गया B, ये C हो गया, ये D हो गया। आयत में हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। ये हमने आपको बताया था। कह रहा है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। ये विकर्ण AC जो है ये दोनों कोण यानी A को भी समद्विभाजित कर रहा है और C को भी समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, यानी ये जो विकर्ण AC है कोण A को क्या कर रहा है? समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। यानी ये कोण बराबर है, ऐसे ही ये वाला कोण भी बराबर है, क्योंकि विकर्ण AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, पहले में कह रहा है कि दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। हमको क्या सिद्ध करना है पहले में? कि ये ABCD जो है वो एक वर्ग है। दूसरा कह रहा है विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित कर रहा है। विकर्ण BD, जैसे यहाँ विकर्ण AC दोनों कोणों को समद्विभाजित करना है, वैसे दूसरे में सिद्ध करना है कि विकर्ण BD जो है वो कोण B और D को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको पता है इस प्रश्न में हम उसको लिख लेते हैं। तो जब ये एक आयत चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर है, यानी AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। तो इतना पहले हमको पता है, तो लिख लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे AB बराबर CD, फिर उसके बाद AD बराबर में BC। ठीक है, इतना पता है। आगे क्या पता है? जब ये AC विकर्ण दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है तो ये कोण बराबर होगा, यानी कोण DAC बराबर हो जाएगा किसके? ये कोण बराबर है इसके, यानी BAC के। तो यहाँ लिख देंगे कोण BAC, तथा ये कोण भी समद्विभाजित हो रहा है तो ये कोण जो है बराबर होगा इसके, यानी DCA बराबर हो जाएगा किसके? इस वाले के, यानी BCA के, कोण BCA के। और क्या पता है हमको? तो जब ये आयत है तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, एक कोण लिख देते हैं, या तो हम चारों लिख सकते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश, यानी प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के। ये हमको पता है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको? तो यही पहला और दूसरा सिद्ध करना है। तो हम हिंदी इसकी नहीं लिखेंगे बार बार, तो यहाँ हमने फर्स्ट और सेकंड लिख दिया है। अब देखिए फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है ABCD एक वर्ग है। ये ABCD कह रहा है एक वर्ग है। वर्ग दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चारों भुजा बराबर करनी पड़ेगी। प्रत्येक कोण 90 भी चाहिए वर्ग में, लेकिन वो पहले से ही हमको 90 पता है तो 90 नहीं लाएंगे, हम केवल इनके चारों भुजा जो है वो बराबर कर लेंगे। अब चारों भुजा बराबर कैसे होगी? अगर हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दें तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में जो हमारा ABDC के बराबर पहले से दिया है और ADBC के बराबर दिया है, तो सर्वांगसम दिखाने के बाद संगत भुजा संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ABAD बराबर हो जाएगा, CD और BC बराबर हो जाएगा। जब चारों भुजा बराबर हो जाएंगे तो ABCD क्या बन जाएगा? एक वर्ग, क्योंकि 90 वाला कोण तो पहले से ही दिया है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। तो इस वाले त्रिभुज का नाम है CAD, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CAD, तथा इस वाले का क्या नाम है? तो CAB, त्रिभुज CAB में तीन चीज बराबर कर लेते हैं, सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए ये कोण इसके बराबर है, पहले से दिया है कि AC का समद्विभाजक है। ये कोण भी इसके बराबर ही है क्योंकि दोनों कोण समद्विभाजक हुए हैं। और ये जो AC है ये हमारा उभयनिष्ठ है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको एक नियम से और सर्वांगसम दिखा सकते हो। इस त्रिभुज की AB इस त्रिभुज के DC के बराबर है, ऐसे ही आपका AD और BC बराबर है, और ये जो AC है वो उभयनिष्ठ है,
तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे जिस तरीके से आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ हमको जो ज्ञात है हम उससे कर लेते हैं। तो ठीक है, पहला नंबर ये कोण इसके बराबर है, लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि DAC बराबर है कोण BAC के। तो यहाँ लिखेंगे कोण DAC बराबर है कोण BAC के। किस वजह से बराबर हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम AC का समद्विभाजक। AC का क्या है, ये समद्विभाजक है, तभी तो बराबर हुआ। ऐसे ही दूसरा हमारा ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कोण DCA बराबर है किसके, कोण BCA के। सेम यही आपको लिख देना है कि AC का ये भी क्या है, समद्विभाजक है। और तीसरा AC हमारा उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। AC बराबर में क्या हो गया, AC, यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ। ये हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज हमारा CAD जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज CAB के। किस वजह से सर्वांगसम हुआ, तो एंगल साइड, एंगल और साइड। हमने क्या करा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया। अब सर्वांगसम दिखाने के बाद क्या हुआ, सर्वांगसम दिखाने के बाद संगत भुजा संगत कोण सभी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज CAD सर्वांगसम त्रिभुज CAB, इसलिए देखिए संगत भुजा संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ये भुजा पहले से एकरे बराबर थी, ठीक है, तो अब ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, इसके, यानी AB बराबर हो जाएगा AD। ठीक है, अब देखिए ये भुजा इसके बराबर थी पहले से, तो ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इसके। यहाँ लिख देंगे CD बराबर में BC। चारों भुजा हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। और यहाँ प्रत्येक कोण पहले से 90 अंश है। यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। चारों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश। तो इसलिए हमारा चतुर्भुज लिखेंगे यहाँ अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा। क्या होगा हमारा, एक वर्ग होगा। ठीक है, सिद्ध कर दिया हमने क्या करा, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। यही हमको दिखाना था कि ABCD एक वर्ग है, तो चारों भुजा हमने बराबर दिखा दिया, प्रत्येक कोण पहले से 90 अंश था। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, एकदम आसान भाषा में हमने इसको समझ लिया। अब चलते हैं, सेकंड कह रहा है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि ये जो विकर्ण BD है ये दोनों कोणों B और D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। यानी ये कोण बराबर दिखाना है, ये कोण और ये कोण बराबर दिखाना है। देखिए हम इसको अलग से बनाकर आपको समझाते हैं, ठीक है, अलग से समझने में आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए हमने एक नाम दे दिया, ये हो गया ABC और D। अभी हमने इस चतुर्भुज को वर्ग चतुर्भुज सिद्ध किया हुआ है, तो हम वर्ग मानकर ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा विकर्ण BD है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि BD जो है दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है B और D को। यानी ये कोण और ये कोण आपको बराबर दिखाना होगा, ऐसे ये वाला और ये वाला बराबर दिखाना होगा। तो अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम दिखाने के बाद संगत भुजा संगत कोण सभी बराबर हो जाएंगे। तीन चीज क्या क्या बराबर हो सकता है इन दोनों में, तो AD और CD बराबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्ग है तो बराबर हो जाएगा, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। ऐसे ही AB और BC आपका बराबर हो जाएगा, और ये जो BD है ये दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम लिख लेंगे DAB। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज DCB में तीन चीज बराबर करिए। AD बराबर हो गया CD के, AD बराबर हो गया CD के, किस वजह से, डायरेक्ट लिखिए CPCT, क्योंकि आपने इसको क्या करा है, वर्ग अभी सिद्ध किया हुआ था। हमने लिख देंगे CPCT, हम यहाँ क्या लिख देंगे, CPCT। ऐसे ही AB बराबर BC, AB बराबर क्या हो गया, BC, किस वजह से, CPCT। ठीक है, और BD जो है वो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख देंगे BD बराबर BD, ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ है। ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ। तीन चीज बराबर हो गया तो त्रिभुज DAB
ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी सी बी के। किस वजह से, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों भुजा हमने बराबर करा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी सी बी के, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर होगा, और ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा। यानी कोण के नमूआ का है तो ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी बी डी के, कोण सी बी डी के। ठीक है, और उसके बाद ये वाला तो हमने बराबर कर लिया, ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या नाम है, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा सी डी बी के, कोण सी डी बी के। जब कोण बराबर हो गए किस वजह से, तो यहाँ लिख दीजिए सी पी सी टी के द्वारा। यहाँ लिखेंगे अतः विकर्ण बी डी कोण बी, विकर्ण बी डी कोण बी कोण डी दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, दोनों को समद्विभाजित करेगा, दोनों को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। हमने इसको भी सिद्ध कर दिया, हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। आपके आसानी के लिए हमने अलग से चतुर्भुज बनाकर तब आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वांगसम ही दिखाना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं पांचवी सवाल में। पांचवी सवाल में कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर बी क्यू है। ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये ए डी बी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार हैं। ये विकर्ण बी डी है जिसमें कह रहा है दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार हैं कि डी पी बराबर बी क्यू है। ये जो डी पी है और ये जो बी क्यू है ये बराबर हो गया है। ठीक है, तो दर्शाइए कि पहले में कह रहा है त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी, दूसरा कह रहा है ए पी बराबर सी क्यू, तीसरा कह रहा है त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी, चौथे में कह रहा है ए क्यू बराबर सी पी, और पांचवा कह रहा है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे अच्छी सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से एकदम हम समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले से शुरू करते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी। ए पी डी यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है, सी क्यू बी के यानी इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। अब जब सर्वांगसम दिखाना है तो तीन चीजें हमको बराबर करनी होगी। तो देखिए क्या क्या बराबर है। पहला नंबर, तो जब ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इस त्रिभुज का ए डी और इस त्रिभुज के बी सी के बराबर हो जाएगा, एक चीज बराबर हो गया। और दूसरा, यहाँ बी क्यू और डी पी बराबर है, दिया गया था। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा वो क्या बराबर हो जाएगा, तो जब ये दोनों समांतर रेखा हैं तो ये बी डी क्या हुई, एक तिर्यक रेखा, तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर हो जाएगा। तीन चीज बराबर हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले जो हमको पता है हम उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है, हम क्या लिखेंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो यहाँ हमको पता है कि बी सी बराबर है ए डी के, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, और क्या है, ए बी बराबर में है सी डी, ए बी बराबर हो गया हमारा सी डी। और क्या पता है हमको, तो ये बी क्यू और डी पी बराबर दिया है तो ये भी हमको पता है, तथा लिख देंगे, तथा बी क्यू और बराबर में हो गया किसके, डी पी के। सिद्ध क्या करना है, तो यही पांचों हमको सिद्ध करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले से शुरू करते हैं। पहला कह रहा है त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी में तीन चीज बराबर हमने अभी आपको बताया, बी सी ए डी बराबर, बी क्यू और डी पी बराबर,
और जब ये एक तिर्यक रेखा है तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, यानी एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, तीन चीज बराबर हो जाएगा। देखिए जब हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखा देंगे तो सर्वांगसम दिखाने के बाद संगत भुजा संगत कोण बराबर हो जाते हैं, यानी सर्वांगसम दिखाने के बाद ये आपका जो AP है और ये जो आपका CQ है ये भी बराबर हो जाएगा, तो दूसरा तो हमारा CP CT से ही निपट जाएगा। ठीक है, चलिए तीन चीज बराबर कर लेते हैं। तो क्या है, भुजा है फिर भुजा है, यानी दो भुजा एक कोण। तो यहाँ पहले लिखेंगे AD बराबर में BC, AD बराबर में BC, कारण क्या है लिख देंगे यहाँ पर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला कोण यानी कोण ADP, कोण ADP बराबर किसके है, इस वाले कोण के CBQ के, कोण CBQ के, कारण क्या है इसका, एकांतर कोण, यहाँ लिख देंगे हम एकांतर कोण। ठीक है, और तीसरा हमारा ये BQ और DP बराबर है, BQ बराबर DP, ये भी हमको दिया है, ये भी हमको दिया गया था। तो त्रिभुज हमारा APD जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के, किस वजह से, तो साइड एंगल साइड यानी SAS नियम से। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा, पहला वाला सिद्ध कर दिया, हमने क्या करा, पहला वाला सिद्ध कर दिया, सर्वांगसम ही दिखाना था तो हमने सर्वांगसम दिखा दिया। सेकंड देखिए, अब दूसरा वाला, दूसरे में कहा है AP बराबर CQ, ये AP यानी इस त्रिभुज में ये वाला AP और ये वाला CQ हमको बराबर कहा था। तो जब हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया है तो AP CQ बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि संगत हो जाए बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज किसके, CQB के, इसलिए AP बराबर हो जाएगा किसके, CQ के, कारण लिख देंगे यहाँ CP CT द्वारा। किसके द्वारा बराबर हुआ, तो CP CT के द्वारा, हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, थर्ड वाले में चलते हैं। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा यहाँ दिया है त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD में, AQB ये वाला त्रिभुज, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म है। और उसके बाद CPD ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर हमको तीन चीज बराबर चाहिए। तो देखिए तीन चीज क्या क्या बराबर हो सकता है, तो देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये BQ और ये PD बराबर दिया ही गया था, दो चीज बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जब ये दोनों समांतर हैं, इसी को हम तिर्यक रेखा मानेंगे, तो यहाँ वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तीन चीज हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए यहाँ AB बराबर में CD, यहाँ हमने लिख दिया AB बराबर में CD, कारण क्या है, दिया है, कारण इसका क्या हो गया, दिया है। दूसरा ये वाला कोण ABQ, कोण ABQ बराबर है किसके, इस वाले कोण के PDC के, कोण PDC के, कैसे बराबर है, एकांतर कोण की वजह से बराबर है ये हमारा, यहाँ हमने लिख दिया। और तीसरा क्या है, ये BQ और PD जो है वो बराबर है, यहाँ हमको दिया गया था कि DP बराबर BQ है, DP बराबर में क्या हो गया, BQ, ये भी हमको क्या है, दिया है। ठीक, ये भी हमको दिया है। इस वाले त्रिभुज में ये BQ और DP क्या थे, बराबर थे। तो त्रिभुज हमारा AQB सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज CPD के, किस वजह से, भुजा कोण और भुजा यानी साइड एंगल साइड, हमने इसको भी क्या करा, सिद्ध कर दिया, हमने इसको भी क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। अब जब चौथा देखेंगे आप, तो चौथा कहा है AQ बराबर में CP, AQ बराबर में CP, यानी ये AQ और ये CP बराबर कह रहा है। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जब आपने सर्वांगसम दिखाया है तो संगत भुजा बराबर हो जाएगी, यानी AQ और CP भी आपका बराबर हो जाएगा सर्वांगसम की वजह से। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, अब हम चौथा कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के, इसलिए ये AQ बराबर होगा इस CP के। ठीक, कारण लिख देंगे CP CT द्वारा,
इसको भी हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया। हमने इसको भी क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो हमने क्या करा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आपका पहला है, ठीक है, ये दूसरा है। अब कितना आसान है देखिए, पहला सर्वांग सम दिखाइए, दूसरा ऑलरेडी सिद्ध हो जाएगा सीपी सीटी से। तीसरा सर्वांग सम दिखाइए, चौथा आपका ऑलरेडी सिद्ध हो जाएगा सीपी और सीटी से। ठीक है, तो इसमें कि हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, एक लास्ट बचा है हमारा 5वां। चलिए उसको देखते हैं। देखिए 5वां, देखिए 5वें में कह रहा है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए AP बराबर CQ, हमारा ये AP और ये CQ यानी ये सम्मुख भुजा हमारी बराबर हो गई थी जब हमने इन दोनों को सर्वांग सम दिखाया था, यानी AP बराबर CQ हमने पहले ही प्रूव करा हुआ है। ऐसे ही AQ बराबर में CP भी हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, यानी सम्मुख भुजाएं जो हैं हमारी बराबर हैं। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज जब हमने APD और BQC को सर्वांगसम दिखाया, त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज BQC, यहाँ देखिए दिया है हमारा, कहाँ है, APD और BQC या CQB कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जब ये सर्वांगसम हुआ तो यहाँ से हमारा AP बराबर में क्या हुआ, CQ। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ है, बराबर AP बराबर में CQ। तथा जब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज क्या नाम है इसका, तीसरे वाले में AQB सर्वांगसम हुआ किसके, त्रिभुज CPD के। तो यहाँ से हमारा ये AQ बराबर हुआ किसके, CP के। AQ बराबर किसके हुआ, CP के, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर तो हो गई, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए APCQ यही कहा है, APCQ यहाँ हम लिख देंगे एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसीलिए क्या होगा हमारा, APCQ एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि देखिए सम्मुख भुजा बराबर है, हमारा AP बराबर CQ है, AQ बराबर CP है। इसलिए जब सम्मुख भुजा बराबर है तो APCQ क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 5वें में 5 क्वेश्चन थे और पांचों को एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया। अब चलते हैं 6वें सवाल में। 6वें में कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD। दूसरा कह रहा है AP बराबर CQ। हमसे कह रहा है ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे कहा है AP और CQ, ये जो AP है और ये जो CQ है, शीर्ष A और C से इसी विकर्ण BD पर क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। पहले में सर्वांगसम किसको दिखाना है, त्रिभुज APB, ये वाला त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिखाना है किसके, CQD के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। और दूसरा कह रहा है AP बराबर CQ, तो यहाँ AP और CQ को बराबर दिखाना है। तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम दिखा देंगे तो APCQ तो वैसे भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, CPCT के द्वारा। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमको पता है हम उसको लिख देंगे। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AB आपका बराबर हो जाएगा CD के, ठीक है, और AD बराबर हो जाएगा आपका BC के। आगे क्या दिया है, तो यहाँ आगे लिख देंगे तथा CQ हमारा लंब है किस पर, BD पर, और उसके बाद AP भी हमारा लंब है किस पर, BD पर ही है। इतना हमको पता है। सिद्ध क्या करना है, तो यही दोनों हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों हमको सिद्ध करने हैं प्रमाण। पहले से हम चलते हैं, पहले में दिखाना है त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD। अब सर्वांगसम दिखाने के लिए 3 चीजें बराबर करनी होंगी। तो देखिए 3 चीजें हमारा क्या बराबर हो सकता है इसमें, तो जब आप ध्यान दोगे क्या हमको पहला किसमें दिखाना है, APB इस वाले त्रिभुज में
ए बी और सी क्यू डी इस वाले त्रिभुज के सी डी के बराबर है, क्योंकि समभुजा बराबर होती हैं। और दूसरा, इस वाले त्रिभुज में भी 90 अंश का कोण है और इस वाले त्रिभुज में भी आपका क्या है, 90 अंश का कोण ही है, तो 90 90 बराबर हो गया। और तीसरा देखिए, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों जब समांतर रेखा है तो यहाँ वाला कोण जो है इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण की वजह से। तो जब तीन चीज बराबर हो गए तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखिए दो कोण और एक भुजा हो रहा है। पहले ये वाला 90 अंश का कोण दिखा देते हैं। 90 अंश के कोण का क्या नाम है भाई, बी पी ए। कोण बी पी ए बराबर किसके हैं, तो बराबर है डी क्यू सी के। कोण डी क्यू सी के। कारण क्या है इसका, तो प्रत्येक 90 अंश। कारण क्या है इसका, तो प्रत्येक 90 अंश है। और उसके बाद यहाँ का कोण इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण डी बराबर किसके हो गया, कोण बी के। किस वजह से, एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण की वजह से ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। और उसके बाद ये ए बी और सी डी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर में सी डी। ये कैसे, तो ये दिया है, ये हमारा दिया है, इसलिए हमारा त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के। किस वजह से, तो एंगल साइड ए ए एस, ए ए एस पहला हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसी में सेकंड देखिए दिया है। सेकंड कह रहा है ए पी बराबर सी क्यू बराबर दिखाइए, ए पी बराबर सी क्यू। तो जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया तो ये ए पी और सी क्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि संगत भुजा बराबर हो जाती है। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, इसलिए ए पी बराबर होगा सी क्यू के। किस वजह से, तो सी पी सी टी के द्वारा। ये भी हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया। हमने इसको भी क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो छठवीं में दो क्वेश्चन था, हमने दोनों को एकदम अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल में। सतुम कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। ये एक हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है AB समांतर DC है, यानी ये और ये हमारा क्या है, समांतर है। ये आपकी बहुत अच्छी सवाल है। ठीक है, और दिया है AD बराबर BC, ये AD और BC बराबर दे दिया है, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B। पहले में क्या दर्शाना है, ये वाला कोण A और ये वाला कोण B बराबर है। दूसरे में क्या दर्शाना है, ये वाला कोण C और ये वाला कोण D जो है ये बराबर है। तीसरा क्या दिखाना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। हमको क्या करना है, दो विकर्ण खींचने हैं BD और AC और उनको सर्वांगसम दिखाना है। और चौथे में कह रहा है यही दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमने लिखा हुआ है ज्ञात है का मतलब ये होता है कि हमें इस प्रश्न में क्या पता है। तो हमको पता है कि AB समांतर CD है और AD बराबर है BC के, तथा देखिए यहाँ पर दिया है AB को बढ़ाइए, AB को कहा था E तक बढ़ाइए और C से होकर, इसी AB को E तक बढ़ाइए और इसी C से होकर AD के समांतर रेखा CE खींचिए, इसलिए AD समांतर CE भी हमको पता है संकेत के द्वारा। सिद्ध क्या करना है, तो यही चारों हमको सिद्ध करने हैं, तो हमने लिख दिया। अब देखिए पहले में हमको क्या दिखाना है, बराबर कोण A बराबर कोण B। तो ध्यान से समझिए, AD आपका BC के बराबर है, यहाँ पर हमको दिया गया था, ये देखिए। और उसके बाद AD आपका EC के समांतर है, यहाँ हमने देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब AD आपका BC के बराबर है और AD ही आपका EC के समांतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD आपके BC के भी बराबर है और AD आपका EC के भी बराबर है। तो जब AD आपका BC और EC दोनों के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि BC भी बराबर होगा किसके, EC के। BC भी बराबर हो जाएगा किसके, EC के। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि AD, सबसे पहले लिखेंगे समांतर जो है AD समांतर EC तथा AD बराबर है किसके, BC के, इसलिए हमारा BC भी बराबर हो जाएगा किसके, EC के। ठीक है, BC भी बराबर हो जाएगा किसके, EC के। अब यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है BCE,
एक त्रिभुज में अगर दुई भुजा बराबर होती तो हम जानते हैं वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये भुजा का सम्मुख कोण ये और इस भुजा का सम्मुख कोण ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी इस कोण का नाम क्या है, CBE, और इस कोण का नाम CEB, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कोण CBE बराबर हो जाएगा कोण CEB के। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इसको हमने क्या मान लिया भाई, समीकरण 1, पहला हमने समीकरण मान लिया। हमको क्या दिखाना है, बराबर कोण B बराबर कोण A, यानी कोण B चाहिए। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर ये दोनों कोण का हम जोड़ते हैं, यानी कोण B और कोण CBE, इन दोनों कोणों का अगर हम जोड़ेंगे तो योग कितना होगा, 180। कारण क्या है, ये एक सीधी रेखा पर बना कोण है, और सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। लिखेंगे चूंकि कोण B प्लस कोण, इसका नाम क्या है भाई, CBE, कोण CBE बराबर हो जाएगा 180 अंश का। किस वजह से बराबर हुआ, तो रैखिक युग्म की वजह से। कौन वजह से, तो रैखिक युग्म की वजह से। इसलिए अब B अकेले के काम है तो एक हमूर हम भेज देंगे, CBE का 180 के लगे तो माइनस में हो जाएगा CBE। ठीक है, ये हमें पता चला। इसको हम चलिए कोई समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 वहां माना है तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया हमारा, समीकरण 2। अब देखिए ऐसे ही हमको कोण A भी चाहिए, B का मान निकाला, अब हमको कोण A भी चाहिए। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, चूंकि यही दोनों हमारे समांतर रेखा हैं, तो समांतर रेखा में अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण A प्लस कोण CEB दोनों को जोड़े कितना हुए, 180। यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस, चूंकि लिख लीजिए कोण A प्लस कोण CEB बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसलिए कोण ए वाई के काम है तो CEB का हमूर भेज देंगे 180, और CEB के जगह हम रख सकते हैं CBE। कारण क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में कोण CBE। इसको मान लीजिए समीकरण 3। जब आप समीकरण 2 और समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे तो दायां पक्ष आपका सेम है, तो दायां पक्ष तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, यही बायां पक्ष बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमारा क्या बचा, कोण A अब बराबर में कोण B। पहले में यही हमको सिद्ध करना था, तो हमने इसको क्या करा भाई, सिद्ध कर दिया। हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर लिया एकदम अच्छे तरीके से। हमने कोण A और कोण B को बराबर दिखा दिया। देखिए समीकरण 2 में 180 माइनस कोण CBE, 3 में भी 180 माइनस कोण CBE, तुलना करने पर दायां पक्ष कट जाएगा, बचेगा यही आपका बायां पक्ष, तो सिद्ध हो गया। तो हमने पहला कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले में। देखिए दूसरा अब क्या है रहा है, कोण C बराबर कोण D। जब ये दोनों हमारे समांतर रेखा हैं तो यहाँ का कोण अंतः कोण बनेगा, और अंतः कोणों का योग 180 होता है। अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है, 180। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण A और प्लस में कोण D बराबर हो जाएगा 180 अंश। कारण इसका क्या हुआ, अंतः कोण। ठीक है, A को हम वहाँ भेज देंगे। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, हमको D और C को बराबर दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण D बराबर 180 अंश, अब कोण A इधर आएगा आपका प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, तो माइनस में। इसको मान लीजिए समीकरण 4। ऐसे ही ये दोनों कोणों का भी योग 180 होगा, तो कोण B प्लस में कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। कारण इसका क्या हुआ, तो अंतः कोण हो गया। ठीक है, अब C का काम है तो B को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 180 अंश। अब जब A और B आपके बराबर है तो हम B के जगह क्या लिख सकते हैं, A। इसको मान लीजिए समीकरण 5। अब जब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो दायां पक्ष आपका बराबर है तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से ये दायां पक्ष आपका खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, कोण D बराबर में कोण C। यही हमको क्या लाना था, सिद्ध करके लाना था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया।
ये भी क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये और ये हमारा, देखिए बी के जगह हम ए रख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बराबर दिखाया था कोण ए बराबर कोण बी, तो बी के जगह ए के जगह बी रख सकते हैं। तो ऐसे हमने बी के जगह ए रखा, दायां पक्ष बराबर हुआ, तुलना करेंगे तो दायां कट जाएगा, बचेगा बायां वाला, सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा सिद्ध हो गया। तीसरे में चलते हैं। अब देखिए तीसरे में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी। ए बी सी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है किसके, तो बी ए डी के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। और जब हम सर्वांगसम दिखा देंगे तो चौथा हमारा मिल जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम दिखाने के बाद इनके विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो तीन चीज इसमें हम क्या बराबर कर सकते हैं, तो ए बी सी वाले में के बी सी और ए बी डी वाले में के ए डी बराबर है। ठीक है, क्योंकि दिया गया था, पहला चीज। और दूसरा ए बी सी वाले में के कोण बी और ए और बी ए डी वाले में के कोण ए, ये हमारा क्या है, बराबर है। हमने अभी बराबर करा था यहाँ से पहले वाले में। और तीसरा ये ए बी जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। तीन चीज हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले में हम ए बी बराबर में ए बी, कारण क्या है इसका, तो उभयनिष्ठ है ये हमारा, ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और दूसरा ये ए डी और बी सी बराबर है, लेकिन एक कोण बराबर दिखा देते हैं पहले। कोण ए बराबर है कोण बी के, कैसे पता चला, लिख दीजिए यहाँ सी पी सी टी से। ठीक है, यानी प्रूव करके तब हमने लाया था। और तीसरा हमारा क्या बराबर है, ए डी बराबर में हो गया बी सी के, ए डी बराबर हो गया बी सी के। इसलिए हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। किस वजह से हुआ, तो एस ए यस, हमने इसको सिद्ध कर लिया। अब देखिए चौथा, जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो इनके विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, इसलिए ए सी विकर्ण क्या भाई, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। कारण सी पी सी टी के द्वारा सिद्ध हो गया हमारा, सी पी सी टी के द्वारा ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ही प्रश्नावली 8.1 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।